परिसंवाद में आए हैं, किस तरह से दिखते हैं, कितना योगदान रहता है इस तरह के आयोजनों का इतिहास और शोध के दृष्टिकरण में? पहले तो मैं मेरी शोध संस्थान जो है इसमें मुझे बुलाने के लिए यहाँ की पूरी जो टीम है उसको मैं बधाई देना चाहूँगी और उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगी, क्योंकि ये जो आज का आयोजन हो रहा है, जो परिसंवाद हो रहा है, राष्ट्रीय परिसंवाद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर हो रहा है। आप सबको मालूम है कि आज के परिसंवाद में विषय जो है पश्चोत्तम अनुसूचित जनजातियाँ, उनका रहन सहन, उनका जीवन, उनके जीवन की जीवन के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको लेकर यहाँ विस्तृत चिंतन हो रहा है। और आपको पता है कि आज़ादी का हम लोग इस बार 75वीं वर्षगांठ मना के 76वीं वर्षगांठ मना चुके हैं। अमृत महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं। लेकिन जब हम लोग अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हम विश्लेषण करते हैं, चिंतन करते हैं, चाहे इनके रहन सहन को लेकर, इनके जीवन यापन को लेकर, इनकी आर्थिक स्थिति को लेकर, तो हैरानी होती है कि जाति के अमृत महोत्सव को हम मना रहे हैं, 75वीं वर्षगांठ हम मना चुके हैं, लेकिन आज भी ये अनुसूचित जनजातियाँ जिस अवस्था में रहती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हैरानी होती है कि जिन्होंने दशकों तक इस देश पर और इवन प्रदेश में शासन किया, उन्होंने कभी अनुसूचित जनजातियों की तरफ ध्यान देने की कोशिश ही नहीं की। इन अनुसूचित जनजातियों को उन्होंने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति तक सीमित रखा। और आप अगर इन जनजातियों का विश्लेषण करेंगे, अनुसूचित जनजातियों का, तो आप हैरान होंगे कि भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग, जब हम परिसंवाद कर रहे हैं तो आपको आप भी सुन रहे होंगे, ध्यान में आ रहा है कि भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग, जिसको हम वन क्षेत्र कहते हैं, हम लोग पहाड़ी क्षेत्र कहते हैं, हम लोग जिसको घाटी के रूप में जानते हैं, बहुत बड़ा भाग जो है उसकी सुरक्षा करना, उसका संवर्धन करना, उसकी देखरेख करना ये लोग करते हैं। और भारत का वो बड़ा भूभाग जो होता है उसमें हमारी जल, हमारी वन संपदा, हमारी खनिज संपदा जो है वो उस भूभाग में हमारे होती है। इसका मतलब भारत के आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ भारत का बहुत बड़ा भूमि का भाग जो है उसका संरक्षण, उसका संवर्धन अनुसूचित जनजातियाँ करती हैं। दूसरा, आपने देखा होगा कि हमारी पौराणिक कथाएं आप पढ़ते हैं, किंवदंतियाँ पढ़ते हैं, तो आप पाते हैं कि भारत के जो हमारे रीति रिवाज थे, हमारे बोलियाँ, विभिन्न बोलियाँ थी, हमारा पहरावा था, हमारा गीत था, हमारा संगीत था, हमारी कला थी, चाहे हस्तशिल्प हो, चाहे दूसरी कलाएं हो, उनको भी अगर जीवंत रूप में अगर देखना चाहेंगे तो आप इन अनुसूचित जातियों के बीच में जाएंगे तो उनके जीवन में आप पाएंगे कि अनेकता में एकता लिए हुए भारत जो हम कहते हैं कि भारत जो है अनेकता में एकता लिए हुआ है, वो अगर जीवंत रूप में आप देखेंगे तो जब अनुसूचित जनजातियों के जीवन को आप देखेंगे तब वहाँ पाएंगे। और मुझे लगता है कि आप अगर चर्चा भी करेंगे और जब परिसंवाद में विषय आते हैं तो मुझे खुशी होती है ये कहते हुए कि एक तो हमारा विचार परिवार, चाहे वो संघ हो या दूसरे विचार परिवार से जुड़े लोग हो, भारतीय जनता पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई सरकारें हैं, वो जब भी, चाहे वो विचार परिवार के लोग थे, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र में बनी, प्रदेशों में बनी, उन्होंने अनुसूचित जनजातियों के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, उनके संवर्धन के लिए बहुत काम किया। मुझे ये कहते हुए खुशी होती है कि आज श्रद्धेय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से, आपको पता है, मंत्रालय का गठन किया और आज बहुत सारी कार्यक्रम योजनाएं इन अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उस कार्यालय द्वारा जो है वो पूरी हो रही हैं।
उनके लिए बजट, अलग बजट का प्रावधान है। और जब से श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता की पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है, तब से तो अनुसूचित जनजातियों के लिए मैं इतना ही कहूँगी कि उनके लिए एक नए युग की शुरुआत हुई है। बहुत सारे कार्यक्रम योजनाएं अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी खुशी मुझे ये कहते हुए होती है, क्योंकि आप उसको साक्षात रूप में अगर देखेंगे तो मुझे ये कहते हुए खुशी होती है कि आज जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो एक आदिवासी महिला जो एक बहुत ही गरीब और पिछड़े परिवार से आई हुई हैं, आज देश के सबसे ऊंचे संवैधानिक पद पर सुशोभित होकर इस अमृत काल में देश का मान सम्मान बढ़ा रही है, हर भारतीय का मान सम्मान बढ़ा रही है, हर अनुसूचित जाति के और आदिवासी व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ा रही है। मैं राजनीति के विषय में मैं आज कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि आज मैं एक अलग कार्यक्रम में आई हूँ। जब राजनीतिक मंच पर होगी तो अच्छा लगेगा कि मैं इस विषय पर बात करूँ। एक प्रश्न है। चर्चाएं तो मेरे ध्यान में तो ऐसा कुछ है नहीं। अभी कश्यप जी हमारे अध्यक्ष हैं, देखेंगे। मैम क्या चाहते हैं आप कि हिमाचल में भी महिला अध्यक्ष होनी चाहिए पार्टी की? देखिए, मैं संगठन की आदमी हूँ और हमारे चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व हो, उसका निर्णय जो है हमारा जो है प्रदेश और केंद्र का नेतृत्व तय करता है। उनके ध्यान में हर विषय होगा और जो व्यक्ति संगठन के लिए उचित होगा उसको वो करेंगे जो लगेगा। बहुत सारे व्यक्तित्व ऐसे हैं, मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ बहुत सारे लोगों से, और राजनीति में मुझसे परिपक्व और बहुत सारे लोग हैं। पार्टी जिसको भी तय करेगी मुझे लगता है वो अच्छा ही व्यक्तित्व होगा। मैम एक प्रश्न है कि शांता कुमार जी की रडार पे हमेशा बीजेपी रही है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। शांता कुमार जी का राजनीति, भारतीय राजनीति में और खास करके बीजेपी की राजनीति में बहुत बड़ा स्थान है। वो बहुत स्पष्ट व्यक्तित्व है और हमेशा से उन्होंने समाज सेवा को राजनीति से ऊपर समझा है। जब भी उनको लगता है कि विषय समाज से संबंधित हो तो उसको उठाते हैं। उसको अलग शब्दों में भी नहीं देखना चाहिए और उनके बयान को अयंथा भी नहीं लेना चाहिए। उनका जो एक भारतीय राजनीति में स्थान है उसको रिस्पेक्ट करते हुए हम सब उनकी जो भी बात करते हैं उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं।